अब जब क्रिस इवांस का डूम्सडे में ऑफिशियल रिटर्न हो रहा है, ऐसे में इफ वो कैप्टन अमेरिका प्ले नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कैप्टन हाइड्रा जैसा ही कोई इविल कैरेक्टर अपनाएंगे। लेकिन क्रिस अकेले नहीं है जो एक इविल रोल में वापस आने वाले हैं, बल्कि कई और भी ऐसे एवेंजर्स हैं जिनके इविल वेरिएंट्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आ सकते हैं। तो चलो ये देख लेते हैं आज की कौन कौन से इविल कैरेक्टर्स, इविल एवेंजर्स डूम्सडे में डेब्यू कर सकते हैं। और नंबर 10 पर शुरुआत होगी टॉम हिडलस्टन का लोकी नहीं बल्कि इविल थॉर। इफ तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि टॉम हिडलस्टन ने थॉर के लिए ऑडिशन किया था एंड उन्हें थॉर का रोल ऑलमोस्ट मिलने ही वाला था, बट फिर वो रोल क्रिस हेम्सवर्थ को मिल गया। बट अब क्योंकि लोकी सीजन 2 में लोकी को एक तरह की सॉफ्ट एंडिंग मिल चुकी है एंड थॉर का भी फिलहाल कहीं अता पता नहीं है, ऐसे में एक नए थॉर के लिए पूरी रिंग खाली पड़ी है भैया। तो सबकी आंखों को धोखा देने वाला लोकी एक बार फिर से एक नई फॉर्म में एमसीयू में तहलका मचा सकता है, जहां वो एक इविल थॉर के रोल में रिटर्न मार सकता है, इवन डूम की साइड से बैटिंग भी कर सकता है। तो टॉम हिडलस्टन को थॉर के रोल में देखना अपने आप में फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉकर रहेगा एंड डेफिनेटली ये आरडीजे के डूम को भी ओवरशैडो कर सकता है। नंबर 9 पर है इविल रॉनिन। अब वैसे देखा जाए तो रॉनिन अपने आप में इविल ही है, एक तरह से वो हॉकाई का ही इविल वर्जन है, बट जितना इविल उसे एंड गेम में दिखाया गया था, सोचो उससे भी ज्यादा इविल वो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में हो जाए, कैसा रहेगा। जहां कॉमिक्स में रॉनिन को एक काफी लॉन्ग रन मिला था, मूवी में उसके कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसके इस कैरेक्टर को बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया। ऐसे में जेरेमी रेनर को अगेन मार्वल वापस ला सकता है, बट नॉट एज ट्रेडिशनल हॉकाई बल्कि एज रॉनिन, क्योंकि हॉकाई सीरीज में हमें रॉनिन बनने के बाद उसका कुछ बचा खुचा असर हॉकाई की पर्सनैलिटी पर भी दिखाई दिया था। ऐसे में अगर उसका ये सीक्रेट दुनिया के सामने आ जाता है कि हॉकाई ही रॉनिन है, तो एक बार फिर से वो प्रॉपर रॉनिन के रोल में आकर तबाही मचा सकता है। उसके बाद बारी आती है एक क्लासिक येट रैम्पेजिंग कैरेक्टर की, एडवर्ड नॉर्टन के सीक्रेट वॉर्स में वापस आने की रूमर्स तो है, लेकिन सोचो वो एक इविल हल्क के तौर पर वापस आए। देखो ये सब जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में ये ऐसे ही रैंडमली नहीं बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमने एमसीयू में कई सारे इविल कैरेक्टर्स को देखा है जिन्हें हम एक हीरो के तौर पर जानते थे। फॉर एग्जाम्पल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 199999 का सिनिस्टर स्ट्रेंज तुम्हें याद होगा, और उसी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने वांडा को भी एक सुपर विलन बनते देखा। और तो और अब आरडीजे खुद भी एमसीयू के बिगेस्ट बैड बनने जा रहे हैं। और क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने के बाद तुम्हें अभी भी लगता है कि ये जो इविल एवेंजर्स मैं बता रहा हूं ये किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे? डेफिनेटली करते होंगे। और देखा जाए तो एडवर्ड नॉर्टन का जो हल्क है वो मार्क रेफलो के हल्क से कहीं ज्यादा डार्क है और बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड है, मतलब सोसाइटी ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। और जब किसी हीरो को सोसाइटी बहुत हद से ज्यादा टॉर्चर करती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है उसका, वो एक इविल सुपर विलन में बदल जाता है। तो क्या पता एडवर्ड नॉर्टन का रिटर्न होना तो हो सीक्रेट वॉर्स में, बट एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। वैसे अभी मैं सिनिस्टर स्ट्रेंज की बात कर रहा था जो कि अर्थ 199999 से आता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने उसे देखा था, जिसका मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था। क्रिस्टीन को खोने और डार्क होल्ड को पाने के बाद उसका भी दिमाग सटक गया था और पावर की उस पर ऐसी सनक चढ़ी थी कि वो दोबारा हीरो बन ही नहीं पाया और एक सुपर विलन बनकर रह गया। ऑल्दो अपने स्ट्रेंज से बैटल करने के दौरान वो सैंक्टम से नीचे एक स्पाइक पर गिर गया था जो कि उसके आर पार हो गई थी एंड ऑन द स्पॉट वो खत्म भी हो गया था। बट मूवीज में और स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू डेथ से भी बचा जा सकता है। लाइक एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जिनमें बॉडी सोल से अलग हो जाती है। ऐसे में क्या पता डार्क होल्ड से सिनिस्टर स्ट्रेंज ने पहले ही कोई ऐसा जादू सीख लिया हो और अपनी डेथ के कुछ मोमेंट्स पहले ही उस जादू को अप्लाई करके खुद को बचा लिया हो। यानी जैसा हमें वो दिखाया गया था कि वो मर गया है, एग्जैक्टली ऐसा ना हो, वो शायद अभी भी जिंदा हो और वापस से अपना एक सरप्राइज रिटर्न मार दे। नेक्स्ट वन इज इविल आयरन मैन, या कहूं कि स्टील कॉर्प्स। कॉमिक्स में स्टील कॉर्प्स बेसिकली आयरन मैन ही था, बट उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी एंड उसकी इसी डिकेड सड़ी हुई बॉडी पर गवर्नमेंट ने आयरन मैन सूट पहना रखा था। इस वर्जन में टोनी खुद एक जिंदा लाश की तरह था। वो मरना तो चाहता था लेकिन गवर्नमेंट उसे मरने भी नहीं दे रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी। टोनी के ब्रेन का इस्तेमाल उसके सूट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था और उसके ब्रेन को उसकी मर्जी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि डूम्सडे में एक्चुअल डॉक्टर डूम कोई और ही हो और वो आरडीजे की डिकेड बॉडी का कुछ इसी तरह से यूज कर रहा हो उसके सूट में, या फिर यहाँ पर कॉमिक्स की तरह डूम और टोनी दोनों आपस में अपनी बॉडीज को भी स्विच कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा, क्यों मार्वल ने आरडीजे को ही डूम के रोल में कास्ट किया, ये हमें मूवी में ही पता चलेगा। अब देखो ब्लैक विडो का आना इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट स्कारलेट जोहानसन वो आ सकती हैं किसी दूसरे रोल में और ऐसा हो सकता है कि वो एज रेड कैट आ जाएं। कॉमिक्स में एक अल्टरनेट रियलिटी में ब्लैक विडो ही एक्चुअल में रेड कैट थी
ऑल्दो वो प्योर ईविल तो नहीं थी, बस एक क्रिमिनल थी जिसके दिल में बुराई नहीं थी, अच्छाई थी, जस्ट लाइक कैट वुमन फ्रॉम द डार्क नाइट राइजेस। बट ईविल ना होने के बावजूद जैसे कैट वुमन बैटमैन के लिए बार बार प्रॉब्लम खड़ी करती थी, कुछ इसी तरह से स्कारलेट जोहानसन भी रेड कैट के रोल में अपने पीटर पार्कर को चैलेंज कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज द मेकर। अब द मेकर वो बंदा है जो एक्चुअल में रीड रिचर्ड्स ही है, बट अपने जीनियस दिमाग और आईफिल टावर जितने ऊंचे ईगो के चलते एक सुपर विलन बन चुका है। वो किसी की नहीं सुनता, ही इज काइंड ऑफ लाइक डॉक्टर डूम। बट द मेकर को इफ मार्वल धोखे से भी डूम्सडे में ले आता है तो वो किसी की भी साइड नहीं लेने वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा देखना। ना ही वो डूम की साइड लेगा और ना ही अपने एवेंजर्स की, बिकॉज वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसका ईगो तो डूम से भी बड़ा है। ऐसे में वो ना ही डूम की हेल्प मांगेगा और ना ही उसकी हेल्प करेगा, और सेम केस उसका हमारे एवेंजर्स के साथ भी होगा। ऐसे में वो खुद डूम और एवेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया भी था कि आयरन ग्रफर्ड यानी हमारे क्लासिक मिस्टर फैंटास्टिक का रिटर्न नेक्स्ट ईयर वाली फैंटास्टिक 4 में हो सकता है, कंफर्म नहीं है बट हो सकता है। तो अगर आयरन ग्रफर्ड खुद मिस्टर फैंटास्टिक ना बनकर द मेकर बनकर आते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। नेक्स्ट वन इज ब्लैक सूट स्पाइडरमैन। तुम जानते हो कि स्पाइडरमैन जब भी अपने ब्लैक सिम्बियोट सूट में होता है वो हीरो से एक एंटी हीरो बन जाता है, एंड कभी कभी तो इतना आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है कि उसके एक्शंस प्योर ईविल हो जाते हैं। और आज अपना टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में है। वो अकेला है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, और वेनम का ये चंक जो एमसीयू में छूट गया था ये अब पीटर को मिल सकता है एंड उसे अपना होस्ट बना सकता है, जिसके चलते पीटर बाद में भले ही सुधर जाए बट स्टार्टिंग में तो एक एंटी हीरो की तरह कह ढा देगा ना। तो इतना तो कंफर्म है अब कि स्पाइडरमैन 4 में वेनम आएगा ही आएगा। तो बहुत ब्रीफली तुम्हें एक ईविल स्पाइडरमैन वर्जन तो देखने को मिलेगा ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट वन इज टॉम क्रूज एज एन ईविल आयरन मैन और ईविल सुपीरियर आयरन मैन। अब उन्हें ईविल बनने की वजह भी ऑलरेडी मिल चुकी है। वो वजह है उनकी अर्थ यानी अर्थ 838 पर वांडा ने जो रैम्पेज मचाया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। क्योंकि देखो वहां पर जो इल्यूमिनाटी थी उसके सारे मेंबर्स रिवील नहीं किए गए थे। एक ऐसा इल्यूमिनाटी मेंबर था जो उस मीटिंग में उस टाइम जब वांडा आई थी वहां पर एब्सेंट था। ऐसे में क्या होगा इफ वो सीक्रेट मेंबर और कोई नहीं टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन हो, जो अपने फेलो सुपर हीरोज यानी इल्यूमिनाटी की मौत से बेहद गुस्से में होगा एंड वांडा से बदला लेने हमारे 616 में आ सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली वांडा का जो ओरिजिन है वो 616 में ही है। अभी फिलहाल वांडा कहाँ है उससे मतलब नहीं है, और इसके चांसेस अब बहुत ज्यादा है बिकॉज आरडीजे के डूम बनने के बाद आयरन मैन का सूट तो खाली पड़ा है, उसे पहनने के लिए टॉम क्रूज से बेटर चॉइस दूसरी नहीं हो सकती गाइस। एंड एट लास्ट जिसकी अभी हम बात कर ही रहे थे, हमारी सबसे सनकी सुपर हीरो स्कारलेट विच AKA वांडा, जिसके मूड स्विंग्स कब होने लगे कह ही नहीं सकते। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डार्क होल्ड कैसल के माउंटेन को अपने ऊपर गिराने के बाद से वांडा गायब है, बट कभी किसी ने उसकी लाश को नहीं देखा। और तो और केविन फाइगी खुद ये कह चुके हैं कि वो वांडा के रिटर्न को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसे में ये तो कंफर्म ही हो जाता है कि केविन फाइगी इज कुकिंग समथिंग, बट क्या मे बी डूम और वांडा का टीम अप। अब इनका टीम अप कैसे हो सकता है उस पर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। बट स्टिल इतना तो कंफर्म है कि वांडा इज अलाइव एंड वेल एंड शी विल रिटर्न, और इफ वो डूम के साथ वापस आती है तो एवेंजर्स के लिए इससे बड़ा खतरा दूसरा हो ही नहीं सकता, जो कि डॉक्टर डूम की जीत को और एवेंजर्स की हार को कंफर्म कर देगा एवेंजर्स डूम्सडे में। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सारी चीजों को लेकर? अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस तुमसे कभी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।